अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा नावल लेकर आई हैं आपके लिए शिद्दत मोहब्बत फडेरा बेस, हवेली बेस, ए डिफरेंस बेस, केयरिंग हीरो के साथ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखो लाला बहुत अच्छे हैं, उनसे डरो मत। उनसे वादा लिए है कि मैंने खुश रखेंगे, मैं तुम्हें उन छोड़ना नहीं, छोड़ दो मेरी प्यारी सी जान। उस शांजे ने काल पीछे थे और फिर लाला का तरीका गलत था, मगर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। पगली फिक्र करना, सब ठीक हो जाएगा। आज निकाह है तुम दोनों का। जरमीना ने उसका हाथ थामा जो निकाह का सुनते ही ठंडे पड़ने लगे थे। पापा पर वो कांपते लहजे में बोली, पर वर नहीं, दूल्हा बाहर बैठा है, इंतजार कर रहा है, मैं बताऊं। आगे की लड़की मान की है, माथे पर पड़ी बड़ी बहनों सामान देते हुए उसने बोसा दिया, फिर बाहर की जानिब चल दी। शांजे अपने दिल की धड़कन सुनने लगी जो पमीर खान के लिए नए अंदाज की धड़कने लगी थी। वो बाहर आई और अंगूठा उठाकर सोफे पर बेचैन बैठे पमीर को इशारा किया। वो जी जान से मुस्कुराया। मानगी वो धीमे लहजे में बोली, घंटे बाद। पमीर ने कलाक की तरफ इशारा किया। तो क्या समझ रहे थे, 15 मिनट में ही मना लेती। करा से कुछ खिलाया नहीं बेचारे को, जाए वाले खाने के लिए कुछ लाए, मेरे लिए भी और फिर उसके बाद उसके लिए भी। पमीर खान मुझे बाहर की जानिब चल दिए। जरमीने ने सोफे पर बड़ा सामान उठाया, अंदर आई। लो दुल्हन तुम्हारा सामान। इतना सामान देखकर शांजे बौखला गई। इतना सामान, वो जिंज की आदत डाल लो, अब वैसे ही रहना है था जैसे हवेली तक आने के लिए उसने लतीफ सा तंज किया था। वो शर्मा गई। जरमीने ने एक बैग सूरज सा गहरा सूरज जोड़ा निकाला। कुर्ती सादा थी, लहंगे पर और दुपट्टा सुनहरी कढ़ाई में था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत जोड़ा था और उसका चेहरा लाल अनारी हो रहा था। अरे अरे शर्माना, बाद में लेना, पहले तुम्हारी अलमारी सेट कर दी जाए। जरमीने ने सारा सामान बाहर निकाल कर रखा, फिर गुस्साखाने की जानिब चलाई और उसके बिल्कुल सामने बनी अलमारी थी। अलमारी खोली तो बाएं जानिब मर्दाना कपड़े लटक रहे थे, दाएं जानिब खाना खाली था। जरमीने ने वहां पड़े हैंगर्स उठाए और कामदार कपड़े वहां निकाल अटकाने लगी। सादे जोड़े नीचे रख दिए, कुछ सामान दराज में रखा, जूते नीचे खाने में रख दिए। हो गया। आधे घंटे में मुशक्कत के बाद वह सब काम कर चुकी थी। शांजे ने उसकी मदद को उठी थी, उसे तो टिपट कर बिठा देती। वो मुंह बसोरते बैठ जाती और आने वाले वक्त को सोच कर उसकी हथेलियां अर्क आलूद हो जाती। आधा घंटा गुजर गया मगर पामीर वापस नहीं आया। जरमीना सारा काम निपटा कर शापर साइड पर रखती। क्या ख्याल है, मेहंदी लगा दूं ना? जरमीने ने उसे छेड़ा। तासु वो हल्की से बोली। जरमीने ने मेहंदी निकाली जो उसने पामीर की फरमाइश पर खरीदी थी। शांजी अपना चेहरा हाथों में छुपा गई थी। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा तासु, वो बहुत घबराते हैं, घूरते हैं मुझे, उनसे डर लगता है। वो मासूमी से बोली, हा हा हा, वो मेरी जान, वो मोहब्बत से देखती है तुम्हें और कुछ नहीं। अब चुप करो और मेहंदी लगाने दो मुझे। उसके ना करने के बावजूद भी जरमीने ने उसके दोनों हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा दी। घंटे बाद बाहर हलचल हुई। आ गए हैं लाला, मैं बाहर देखती। इतनी देर लगा दी लाला। किचन आ गई। पामीर भी इधर चला आया। वो हफ्की से बोली और खाने का सामान लिए। मैं वक्त देना चाह रहा था तुम दोनों को, इधर घर दिखा देना था, उसकी परेशानी रफा कर देनी थी। स्लेब पर से टेक लगाए वो पुरसुकून लहजे में बोला। जरमीने ने सर हिला दिया। घर तो खुद ही दिखाइएगा, मैंने तो अलमारी सेट किया और उनकी मेहंदी भी लगा दी है। पामीर मलहूज हुआ। मेरा नाम लिखा है ना? उसने मुस्कुराते हुए दिलकशी से पूछा। दोनों कुलाइयों पर लिख डाला है। पमीर खान की आंखें चमकी और होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट छाने लगी। जरमीने ने शापर से निकाला हुआ खाना ट्रे में डाला। अब हम खा लें। वो ट्रे लिए बाहर निकली। सुनो, पामीर के पुकारने पर वो रुकी। जी, वो कैसे खाएगी? जरमीने उसके सवाल से हंस दी। खिला दूंगी मैं। अब बस करें, मौलवी साहब का इंतजाम करें, खाना खिलाकर मुझे उसे तैयार करना है। वो हंसते हुए अंदर चली गई। पमीर ने मुस्कुराकर बालों में हाथ चलाया और मुंह से मौलवी का इंतजाम करना था। सीटी पर शौक की धुन बचाते हुए वो फोन से बाहर निकल गया। वो कब से परेशान बैठी थी। वजह बीजान से होने वाली बहस थी। बीजान ने सुबह ही सुबह उसकी क्लास ले डाली थी। बकौल उसके मजीद पढ़ाया तो वो सरकश और बागी हो जाएगी। उस पर तजाद शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त भी नहीं मिलना थी। उनका कहना था कि जितना पढ़ना है प्राइवेट पढ़ ले जाए। अब सब सोच सोच कर नए सिरे से रोना आया था। वो कैसे ऐसे कर सकती थी? बीजान उसके ख्वाबों को बेमौत कैसे मार सकती थी? आंसू पूछ कर कुछ सोचती कमरे से बाहर आई और पलवशे दरवाजे कलाक खुलने पर अंदर गिरते बची थी। बात सुनो अफ्तरान। वो रुकी और उसकी जानी बढ़ी। उसकी सुरख आंखें देखे पलवशे ने जुर्जुलेरी। आओ अंदर आओ, तुमसे बात करनी है। पलवशे ने जबरदस्ती उसे अंदर की तरफ देखकर बैठो। पलवशे ने जबरदस्ती उसे बिठाया। फैसला हो गया है तुम्हारी तकदीर का। पलवशे की बात पर वो हैरानी से उसकी जानिब देखने लगी। आया वो पूछना चाह रही थी कैसा फैसला? बी जान दाजी मान चुके हैं। असफल लाला ने मना लिया है उनको। उनकी बात पर अफ्तरान की आंखों में चमक लौट आई
वो तेजी से बिस्तर से उठी थी और उसकी पूरी बात पर गौर भी नहीं किया। किधर जा रही हो? पलवशी ने उसकी कलाई तब लाला को शुक्रिया कहने, वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। वो फिर से चहक उठी। पलवशी ने अफसोस से उसकी जानिब देखा। शर्त है, एक ऐसी शर्त के न जाने उस पर तुम्हारा क्या हाल हो। पलवशी के मदम और कुछ अजीब से लहजे पर वो ठिठकी, क्या शर्त है बताओ मुझे, चुप क्यों हो, बोलो। अफ्तान ने उसे खामोश बैठा देखकर जोड़ा, 20 दिन बाद तुम्हारा और असफल लाला की शादी है। उसने गोया उसकी समात पर बम फोड़ा था। मौलवी साहब और गवाहान आ चुके थे। जरमीने ने खुद उसे तैयार किया था और मेकअप के नाम पर बस लाल सुर्खी लगाई थी। गाल खुद बहुत इतने गहरे सुर्ख हो गए थे कि गोया खून चिलका रहे हो। सादा चुमके और नाक में वही छोटी सी लौंग कलाइयों पर भर भर कर चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ डाले और लाल जोड़े में कुछ शर्माई, कुछ बेचैन सी, बहुत मसीन मालूम हो रही थी। जरमीने बार बार उसकी नज़र उतारती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद पमीर मौलवी और गवाहान को साथ अंदर लाया था। वो खुश था। उसकी चेहरे की मुस्कुराहट के इत्मीनानी दिल इत्मीनान गवाही दे रही थी। शांजे पर सुर्ख चीज़ी ओढ़े उड़ा की थी और सर झुकाए बैठी थी। पमीर उसके बराबर में कुछ फासले पर बैठा था और उसके भारी कलोन और सिगरेट की मिली जुली खुशबू उसके अवसान हता करने लगी थी। वो खुद में सिमट की थी। पमीर ने उसका शर्माना खुद में सिमटना महसूस किया तो वो मुस्कुरा कर रह गया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले पमीर ने इजाब कबूल के मराहिल तय करवाए गए थे और फिर मौलवी साहब उसकी जानिब मुड़े और उसने बेचैनी से सर घुमाया। पमीर ने फासले पर खड़ी जरमीने को इशारा किया कि उसके साथ आ बैठी और उसका ठंडा पड़ता हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान, धीरे से उसके कान के पास बोली तो वो पुरसुकून होगी। निकाह का फरीजा खुश उसलूबी को छोड़ने के बाद बाहर जानिब चल दिया। जरमीने के इस अंजाम पाया पमीर साहब और गवाह साथ बैठी उनकी चीज़ी उतार दी। वो सर झुकाए रोने में मसरूफ थी। मेरी जान क्या हुआ तासु, मुझे डर लग रहा है। वो घबराते हुए बोली, मेरी जान डरना छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कहेंगे लाला तुम्हें। जरमीने ने उसे दिलासा दिया। मुझे इनसे नहीं अपनी किस्मत से खौफ महसूस हो रहा है। न जाने तकदीर किस मोड़ पर ले जाए, न जाने हवेली कोई मानेगा या नहीं। वो रो रही थी। जरमीने उसे गले लगागी, मत डरो चंदा, खौफ मत खाओ, लाला तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो तुम्हारी खातिर ये सब कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक रोज़ हवेली के दरवाजे तुम पर खुलेंगे और तुम वहाँ बाहसियत बहू आओगी। जरमीने ने मोहब्बत से उसके लाल होते गाल खींचे। तासु यही रुक जाओ ना। वो जरमीने को मोहम्मद बहादुर बनकर दिखा रही थी मगर जरमीने जानती थी वो खौफजदा है कि अपनी और लाला की उम्र के फ़र्क पर उसे जो समझ आया पूछ बैठी, न नहीं तो ऐसी बात नहीं, वो मुझसे 7 साल बड़े हैं बस, और ये ज़्यादा नहीं है ना। आंखें पटपटाए, उससे तस्दीक चाहिए। हाँ चंदा, ये तो बहुत बड़ा फ़र्क, ये थोड़ा फ़र्क है। अब सही बताओ क्या बात है। यहाँ ना चाचा थे ना चाची, मेरा कोई अपना नहीं था। उन्हें बहुत अरमान था मेरी शादी का। जरमीने के दिल पर खुंसा पड़ा। वो बेचैन सी हो गई थी। हालत खराब होने लगी मगर जल्द खुद को संभाले और मसरूई हफ्की दिखाते हुए बोली, बस ठीक है, मैं ही थी जो तुम्हें अपना मानती रही और तुम मुझे अपना नहीं मानती। शांजे की आंखों में आंसू आ गए। तासु मुझसे नाराज मत हो, उसने जरमीने का हाथ थामा। मेरा वो मकसद नहीं था। वो उठकर उसके सामने आ गई और उसकी पूछ दरवाजे की जानिब थी। तासु ये क्या बात हुई, मान जाए ना। तभी वो कमरे में दाखिल हुआ। कदम कदम चलता वो बिस्तर तक आया और शांजे के बराबर में बैठ गया। बाजू शांजे के कंधे के पास टिका दिया। मलकियत का एहसास पमीर खान को शिद्दत से हुआ। जरमीने को ज़बरदस्ती मनाती शांजे उसको उस अचानक आमद पर धचका सा लगा था। जितना वो उछल रही थी उतना ही वो सांस रोके सर झुका गई। फिर चेहरा पल भर में लाल अनारी हुआ था और पमीर ने चेहरा दबाए उसे देखा था। हाँ भाई जरमीने साहिबा, आप हमारी छोटी सी बेगम को किस बात पर तंग कर रही हैं, लहजे में इस्तेहाक बोल रहा था। शाज़े की हथेलियां भीगने लगी। सर उठाई। उसने जरमीने को खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। क्या वो उसे पमीर खान की आमद से आगाह नहीं कर सकती थी? अभी से बहन को भूल गई। वाह लाला, अभी उसे अपनी बेगम की तरफ उसे लतीफ़ सा शिकवा किया। बातें बाद में बना लेना, फ़िलहाल पानी ला कर दो मुझे। जरमीने पमीर की बात का मकसद जानती थी। तभी शाज़े के लाख इल्तिजाई नज़रों से देखने का असर लिए बगैर ही बाहर की जानिब चल दी। दरवाजे पर पहुंची थी कि पमीर की आवाज़ आई, एक काम करना, पहले पानी गर्म करना, फिर ठंडा करना, फिर गर्म करना, हो सके तो अगली बार फिर फ्रिज में रख कर ठंडा करना। शाज़े मदम से खिलखिलाई। जरमीने पाँव पटकती बाहर चल दी। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बंद किया तो पमीर हंस दिया। फिर नजरें अपने सामने बैठे कांपते शर्माते वजूद पर टिका गई थी। वो सर झुकाए बैठी हाथ मसल रही थी। पमीर ने थोड़ी सी उसकी चेहरा थाम कर ऊपर उठाया। फिर बेसुध वो सर झुका गई थी। एक तो तुम्हारा ये शर्माना, वो मुस्कुराते लहजे में बोला। लहजा कई जज्बात की तपश लिए हुआ था और शांजे हनूस खामोश थी। पमीर ने उसकी गोद में धरा, उसका हाथ थाम लिया और उसका हाथ पर लिखा हुआ अपना नाम लिखने लगा। बहुत जल्द तुम्हारे दिल में पर भी मेरा नाम होगा, तुम्हारी सोचों पर, तुम्हारे जज्बों पर मेरा कब्जा होगा।
तुम मेरी जिद मान चुकी थी और पामीर खान कोई जिद भी उधार नहीं रखता। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तुम्हारा वो काम था, वो झिझकना सब मुझे मलहूस करवाता है। एक बार नहीं हुआ, जब भी तुम्हें देखा तुम्हारी यही हालत रखी। तुम्हें मैं याद भी नहीं रहता होऊंगा, मगर मेरी हर रात हर दिन तुम्हारी याद में गुजरने लगा। ये गजाली आंखें उठे करीब देखे अरसे बाद दिन में पाल रखी थी और आज ये पूरी हुई। धीरे से उसकी आंखों को छुआ, वो पूरा सर झुका गई, यहाँ तक कि पामीर उसके आने तक। बहुत शर्माती हो यार तुम, खैर करते हैं। इसका भी कुछ लहजा आम था, मगर शाहजे को वो लहजा हरगिज आम नहीं लगा। मैं ज़रमीने को हवेली छोड़कर रात तक वापस आ जाऊंगा, मेरा इंतज़ार करना करोगी ना? बहुत मान से उसकी आंखों में जागा। शाहजे ने उसके एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद सारा इस्पात में हिला दिया। पामीर खान ने मुस्कुराते उसके बेदाग माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर सिद्ध कर दी थी। वो लाल गुलाब भी होती इधर उधर देखने लगी। ख्याल रखना, खुदा पामाम। वो बिस्तर से उतरा तो उसे शाहजे की मदम सी मुस्कुरा मारे हैरत के वो एड़ियों पर घुमा। क्या कहा? उसने हैरानी से शाहजे की जानिब देखा। वो मिनमिनाई यार। वो उसकी तरफ अतराफ दोनों हाथ झुकाए उसकी गजाली आंखों में जागा। वो कभी उसकी जानिब उठती तो कभी झुक जाती। आरज़ों पर पलकें कांपे रही थी और उसने सर झुका। शोहर हूँ अब आप तुम्हारा कौन हूँ? अब उसने उसकी बात शोहर वो हिचकिचाई तो शोहर को आजी अजी सुने जी कहकर पुकारते हैं। तुम्हें क्या लगता है? उसकी जानिब बिजक्टिक देख के सवाल दगा। साई तासु आ जाएंगी? वो सर झुकाए बोली। पामीर उसकी मासूम अदा पर टूट कर प्यार आया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे उसे छोड़ने जाना है। उस पर अलविदाई नजर डालता फिर से जाने को मुड़ा था। साईं मुझे भी तासु से मिलना है, वो दरवाजे तक छोड़ आ जाऊं आपको? दरवाजा हाथ मसलते हुए मासूमियत से बोली थी। वो 3 बार आंखें पटपटाई। पमीर ने मुड़कर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया और कुछ चिकते हुए उसने अपना मोमीन सा हाथ पर धरा। पामीर ने मजबूती से उस हाथ को थामा और उसे बिस्तर से उतरने में मदद दी। वो लहंगा संभाले, उसे छोड़ दे, मैं चल लूंगी बाहर, तासु है। उसने हाथ छुड़वाना चाहा, मगर पामीर की गिरफ्त इतनी कमज़ोर नहीं थी कि वो हाथ छुड़वा पाती। जब काफ़ी कोशिश के बाद नाकाम रही तो चुप किए उसके साथ साथ चलती बाहर आ गई। जब से वो यहाँ आई थी, अब पहली बार बाहर आई थी, वो दिन पढ़कर बाहर का नज़ारा करती। अगर पामीर उसका हाथ थामे साथ लगाए न चल रहा होता तो फिलहाल ज़रमीने के सामने होने के सोच कर वो बेहाल होती जा रही थी। न जाने वो उसके मुतालिक क्या सोच रही होगी, मगर उसकी सोचों उलट उनका सोच चांद सूरज की जोड़ी है। नजर न लगे, बस जल्दी तुम हवेली आ जाओ मेरी जान। न जाने कब से तुमसे मुलाकात होगी, तुम बहुत ज़्यादा होगी। अपना ख्याल रखना। उसे ढेरों नसीहत करते ज़रमीने पामीर के हमरा बाहर की जानिब चलती। वो बज़ाहिर खुद को मजबूत साबित करती रही, मगर दरवाज़ा बंद होते ही मुंह पर हाथ जमाए सिसकियाँ लेने लगी। ये जात पात का फ़र्क ना होता तो शान से हवेली दुल्हन बन कर जाती। अगर वो उनके नस्ब से होती तो क्या ही बात थी, चचा चची भी उसके हमरा होते, मगर नसीब की बात थी। मगर बात नसीब की थी जिससे इंसान लड़ नहीं सकता। नसीब, तुम मजाक कर रही हो ना पागल, ऐसा कैसे हो सकता है तुम बिना? वो बेयकीनी से नफी में सर हिलाते बोली। पलवशी ने उसे गुरा, मैं क्यों इतना घटिया मजाक करूंगी? यही सच है, यकीन ना आए तो जाओ पूछ लो भी जान से। पलवशी ने उसे झंझोड़ा। वो पलवशी को एक जानिब करती बिस्तर से उठी और दुपट्टा वहीं कहीं रह गया था। वो तेज कदम उठाती अपने होश नहीं लग रही थी। इससे कबल के पलवशी उस तक पहुंच पाती, वो सीढ़ियां उतरती नीचे लाउंज में आ पहुंची। बीजान ज़रमीने की हमरा वहीं बैठी थी। उसे यूं बगैर दुपट्टे के गुम कैफियत में अपनी जानिब आता देखकर उन्होंने हुक्का एक जानिब किया। लड़कियां सटिया गया है क्या? उन्होंने रौब से पूछा। अफनान तल्ख अंदाज में हंसी। बहुत खूब बीजान, बहुत ही खूब। मेरे ख्वाबों की इतनी बड़ी कीमत वसूल की जा रही है मुझसे, बहुत ही खूब। फराह खानम दौड़ती हुई आई। होश करो अफनान, बीजान से किस लहजे में बात कर रही हो तुम? उन्होंने उसे झंझोड़कर अपने हवासों में होती हुई कुछ कहती। नहीं, मुझे छोड़े, मुझे पूछने दें इनसे कि ये मुझ पर जुल्म कर रही हैं, साथ ही असपंद लाला पर भी। कैसे? वो चिल्लाई। ज़रमीने को अपना दौर याद आया। 24 साल कबल वो भी इसी जगह खड़ी चिल्ला रही थी। वजह पामीर खान था। आज 24 साल गुजर जाने के बाद उनकी जगह हवेली की एक और दुख्तर ले चुकी थी और वजह पामीर खान का बेटा बना था। उन्होंने सर संभाला था। ये भेजा ढील का नतीजा है। इतनी बेबाकी संभालो इसे। फराह खानम बीजान ने तनफ्फुर से उसे घूरा और हुक्का उसे सामने कर लिया। मैं खामोश रहूं? मैं बोलूंगी आप लोगों को मैं ही मिली थी असफल लाला के लिए अनीसा अंगेजा। वो मजीद बोलती, मगर इससे कबल फराह खानम ने उसके चेहरे पर तमाचा रसीद किया। वो बेयकीनी से चेहरे पर हाथ रख के अपने मोरे जान की जानिब देख रही थी। उन्होंने जिंदगी में पहली बार उस पर हाथ उठाया था। सब अपनी जगहों पर हैरान खड़े थे। जालियों के बाहर खड़े असफल के दिल को कुछ हुआ।
ہاتھ مضبوطی سے جانیوں پر ٹکائے وہ ضبط کی آخری منزل پر تھا۔ یہ تھپڑ بہت پہلے مارا ہوتا تو اثر بھی ہو جاتا، مگر اب تو یہ اڑیل گھوڑی بن چکی ہے۔ بی جان مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ زرمین خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چل دی۔ ماضی پھر بھی خود کو دہرانے چلا تھا۔ یہ سب وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے۔ میری پرسوں کی عزت خاک میں ملا دی تم نے۔ میری تربیت کا یہ صلہ دیا تم نے، مگر مجھے ان کے سامنے منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں چھوڑا۔ ان کے الفاظ اس کے دل کے تیر کی مان پیوست ہو رہے تھے۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور ان کا آخری جان لیوا انکشاف سینے میں سان اٹکتا کیسے کہتے کہ یہ آج جانا تھا بغیر کچھ کہے۔ خاموشی سے مڑ کر وہ باہر باغ کی جانب چل دی۔ فرح خانم روتے روتے وہیں موڑے پر بیٹھ گئی۔ بلوشیں انہیں سنبھالا۔ اسے افتنان کے لیے دکھ تھا تو وہی اس کے باغی رویے سے خوف بھی آ رہا تھا۔ ڈٹ کر سامنے کھڑی ہوگی۔ وہ بہت مضبوط تھی۔ سب کے سامنے رونا اسی وقت رو دینا اس کی شان کے خلاف تھا۔ وہ روئی تو سب کے سامنے سمجھیں گے کہ اس کے اندر مضبوط افتنان اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اسے رونے سے باز رکھنے ہوئے وہ ہی کر رہی تھی، بس خاموش بیٹھی جا رہی تھی۔ دل بار بار بھر رہا تھا اور اسے رونا نہیں تھا، اسے رات کی تاریکیوں میں تکیہ بھگونا تھا۔ عجیب بات ہے نا، جب تک رونا دل کا غم نہ ہلکا نہیں ہوتا۔ لوگ جھوٹ کہتے ہیں نا کہ رونا نہیں چاہیے، اور یہ اور وہ رونا ضروری ہوتا ہے دل کا غم ہلکا کرنے کے لیے، دل کو موم کرنے کے لیے۔ نہیں روئیں گے تو دل پتھر بن جاتا ہے، اور پتھر کسے پسند ہوتا ہے؟ نہ وہ دھڑکتا ہے، نہ ہی اس پر کوئی جذبہ باقی رہتا ہے۔ جس جذبے کے دل میں باقی نہ رہے وہ زندگی میں باقی نہیں رہتا۔ اور اس کے دل میں بار بار فرح خانم کی آخری بات آ رہی تھی۔ اس نے بے چینی میں پہلو بدلا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ عصمت نے ہاں کر دیا، اور اس کا ذہن یہ سوچ کر پھٹتا جا رہا تھا کہ عصمت نے ہاں کیوں کی۔ لالا ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اسے رسوائی کے دروازے پر کھڑا عصمت یاد آیا۔ ذہن کے پردوں میں یکٹک افتنان کا دیکھتے رہنا یاد آیا۔ اتنی بے نیازی اچھی نہیں ہوتی۔ عصمت کا میٹھا سنجیدہ لہجہ سماج سے ٹکرانے لگا اور اس نے سر جھٹکا۔ توبہ، یہ میں کیا سوچنے لگی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ہر حال میں لالا سے بات کرنی ہے۔ وہ حویلی سب کو بتائے گی کہ ایک ماہ ٹھہر جائے، اسی دوران وہ اپنے دوست کے ہاں قیام کرے گا۔ عالمگیر خان اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا، چونکہ عرصہ دراز سے وہ کہیں گھومنے پھرنے نہیں گیا۔ اکثر داجی بھی اسے اکسایا تھا کہ وہ کہیں باہر گھومنے جائے، مگر وہ انکار کر دیتا۔ اب اس نے اقرار کیا تو انہیں اس بات کی خوشی تھی، مگر عالمگیر خان یا گل بانو کو اگر ذرا بھی حقیقت کا اندازہ ہوتا، اس کا بازو تھام کر اسے روک لیتے۔ رکتا تو پاؤں پکڑ لیتے، مگر ہائے رے تقدیر، انسان کو انجام بنا کر ایسا کھیل کھیلتی ہے کہ انسان بس ہاتھ مسلتا رہ جاتا ہے۔ وہ رات 9 بجے واپس آ گیا تھا۔ ہاتھ میں سفری بیگ تھا۔ چابی سے دروازہ کھولے اندر آیا۔ پہلی نظر صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی اپنی نو نویلی دلہن پر پڑی تھی۔ غالباً اس کے انتظار میں وہی لیٹے سو گئی تھی۔ ابھی لباس تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ بند بندیاں بالوں میں الجھ چکی تھی، اور دوپٹہ آدھا فرش پر اور آدھا ماتھے پر تھا، کھل چکا تھا۔ وہ سوتے میں بہت حسین معلوم ہو رہی تھی، حسن کی کوئی مورت جو گہری نیند میں۔ وہ مسکرایا اور پھر بھرپور نظر سے دیکھنے کے بعد اندر کمرے کی جانب چل دیا۔ کپڑے تبدیل کرنے اور الماری سیٹ کرنے کے بعد وہ باہر آیا، سیدھا اسی کی جانب آیا۔ اس کے قریب ہی نیچے بیٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر محویت سے اسے کئی بار لمحہ اسے تکتا رہا۔ اس کی ناک میں چمکتی لونگ پر بار بار اس کی نظر بھٹک رہی تھی۔ ہاتھ بڑا استحقاق سے اس نے لونگ چھوا اور نظریں بند پلکوں پر آ جمی۔ وہ ان پلکوں کی جنبش محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے خود سے بھی خوف کامتی جھجکتی بہت حسین معلوم ہوتی ہے۔ دھیرے سے اس کی آنکھوں پر لب رکھے وہ اس کا انتظار کرتی۔ وہی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے سو چکی تھی۔ اسے معلوم نہیں کس لمحے وہ آیا اور اس کے قریب آ بیٹھا۔ گم گو کیفیت تھی۔ جب پامیر نے اس کی آنکھوں کو چھوا تھا، اسے لگا کسی نے اس پر جلتے انگارے دھر دیے ہو۔ پامیر کے دھڑکتے لبوں کا لمس اس کی نیند توڑ گیا تھا اور اسے آنکھیں واقعی تھی۔ اس کی جانب دیکھا، خود پر جھکے پامیر خان اس کی آنکھوں میں ان گنت جذبے محسوس کرتی۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں کیسے سوئی مجھے نہیں پتا۔ وہ شرمندگی سے سر چکائے بولی۔ پامیر خان نے بوکھلائے انداز پر ہنسی آ گئی۔ ارے کیا ہو گیا؟ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں۔ ابھی لہجہ عام تھا۔ شازیہ نے غزالی آنکھیں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ پامیر خان کا دل ان سرخ ڈوروں میں الجھا، سر جھٹک کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ کچھ لمحے وہ گم گو کیفیت میں اس کی ہتھیلی دیکھتی رہی، اور وہ اس کا محرم تھا۔ یہ رشتہ حکم خدا بندی سے بنا تھا، اور اس سے فرار حاصل کر کے اسے کیا ملنا تھا؟ خود سپردگی مانگے، اور خود سپردگی کی سونپتے ہوئے اس کی جانب بڑھ گئی۔ حویلی میں ایک ساتھ 2 شادیاں طے کی جا چکی تھی۔ آج بھی جان سمیت حویلی کی عورتیں ارحم کے ساتھ
شہر گئی تھی، انہیں شادی کی تیاریاں مکمل کرنی تھی، 2 ہفتے بعد رسومات شروع ہو جانا تھی۔ افسران کو ساتھ چلنے کا کہا تو وہ بنا چو چرا کیے بھی خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی۔ حویلی میں بس انیسہ تھی۔ اب شادی کی خبر ملی تو وہ بے چین تھی، نہ جانے ارمغان کا کیا رد عمل ہوگا جب اسے نہ جانے ان کی شادی شدہ زندگی کامیاب گزرے گی یا نہیں۔ لاتعداد سوچیں اس پر حملہ آور ہو رہی تھی، وہ بار بار سر جھٹکے خود کو امید دلانے کی کوشش کرتی مگر ناکام رہ جاتی۔ وہ کمرے میں چلی دبے پاؤں کی بلی بنے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اس خبر نے جہاں دل کو قرار دیا تھا وہیں ارمغان کی ناراضگی کی بابت سوچ سوچ کر اس کا سر درد کیا جا رہا تھا۔ اس کے اجازت دینے پر دروازہ آہستہ سے کھلا، اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر اسے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس کے برعکس وہ سکون سے دروازہ بند کرتا اس کی جانب چلا آیا۔ ارمغان آپ، وہ ہکلائی۔ ارمغان نے سنجیدہ نظریں اس پر ڈالی، ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے گرد گھومنے لگا اور اسے اپنی جان فنا ہوتی معلوم ہوئی۔ انگیزا پامیر خان، وہ ٹھہر اور پرسکون انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انگیزا سر جھکائے ہاتھ مسلنے لگی، مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں سب معاف کیے تمہارے ساتھ ایک ہنستی مسکراتی شادی زندگی گزارنا شروع کر دوں گی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، ہم خود پر ظلم نہیں بھول سکتے اور میرے لیے سب بھلا دینا بہت مشکل ہے۔ میرے سر درد رویے کی عادت ڈال لو اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میری نفرت سہنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اگر فرار حاصل کرنا چاہتی ہو تو جاؤ بی جان، تاجی کے سامنے ڈٹ کر انکار کر دو۔ وہ رکا اور انگیزا کی آنکھوں میں اپنی گہری سیاہ آنکھیں گاڑے دانت پیستا ہوا گویا ہوا، میں وہ رات تمہاری بے اعتباری کبھی بھول نہیں سکتا، سمجھ گئی تم مس انگیزا پامیر خان۔ وہ آیا ہی ان سماعتوں سے زہر گھولنے تھا، نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات، اپنی بھڑاس اس پر نکالے وہ جا چکا تھا۔ وہ ڈبڈبائی نظروں سے اس کا عکس متلاشی رہ گئی، کیا اس کے حصے میں بس مختصر عرصے کی خوشیاں تھیں؟ دوپہر ڈل رہی تھی، پچھلے باغ میں بیٹھی ہو رخصت ہوتی دھوپ دیکھ رہی تھی۔ اوائل مارچ کے دن تھے، کل پلوشے کے ہاتھوں ارمغان نے اس کے لیے ایک کتاب تحفے بھجوائی تھی اور وہ جانتا تھا کہ ایک ناول ڈائجسٹ کی دیوانی ہے، اسی سبب پلوشے نے کے ہاتھوں سے کتاب بھجوائی تھی۔ وہ عام طور پر تاریخی یا پھر سیاسی کتاب پڑھنا پسند نہیں کرتی تھی، مگر یہ کتاب اسے ارمغان نے بھجوائی تھی اور اسے پڑھنا فرض تھا۔ کچھ دیر قبل ہی وہ بور ہو کر کتاب بند کر چکی تھی، اب وہ کتاب اس میں برابر میں دھر دی تھی۔ رخصت ہوتی وہ دوپہر کو دیکھنا اسے بہت پسند تھا، جب سورج ڈھلنے لگا اسے یقین دلاتا کہ اسے ہر شے ڈھلنے والی تھی، چاہے اس عمر کی یا حدت کی کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس منظر میں محو تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ رخ موڑے اسے پیچھے دیکھا جہاں پلوشے 2 چاکلیٹ لیے آ رہی تھی۔ انگیزا بے چین ہوئی اور نظریں ادھر ادھر گھمائی، پلوشے کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے چلتی اس کے پاس آ گئی۔ کیا کہا انہوں نے؟ بے صبری سے پوچھا۔ پلوشے نے منہ بسورا۔ انگیزا اس کا مطلب سمجھ گئی، ٹھیک ہے، تم جو کہو گی تمہیں بنا کر کھلاؤں گی، اب بتا دو۔ پلوشے کا چہرہ یکلخت روشن ہوا، آنکھیں چمک اٹھی، وہ کھسک کر اس کے قریب ہوئی۔ پلوشے کا چہرہ یکلخت، کتاب اٹھا کر اسے پکڑے، لالا چاہتے ہیں؟ وہ رکی، پھر جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا اتنا دل کر رہا ہے کہ بریانی کھاؤں۔ انگیزا نے دانت پیسے، بنا دوں گی، اب بول بھی چکو۔ انگیزا کو تپ چڑھنے لگی، وہ چاہتے ہیں کہ آپ آج رات 1 بجے رسوئی میں ان سے ملنے آئیں، انہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بریانی کے لالچ میں وہ ایک سانس میں ہی سب بولتی کہ انگیزا کا سانس رک سا گیا تھا۔ کو کیوں؟ اس نے ہگلاتے ہوئے پوچھا۔ انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، آپ دونوں کے مستقبل سے جڑی ہے وہ بات۔ انگیزا نے گہرا سانس بڑا، کسی کو پتہ چل گیا تو؟ وہ خوفزدہ تھی۔ تاسو یار، لالا کہتے ہیں وہ سب سنبھال لیں گے، آپ فکر مند نہ ہوں، بس تیاری کریں۔ وہ مزے سے کہتی گال پیچھتے کھڑی ہوگی، یہ جا وہ جا۔ فکر مندی سے گردن موڑے دیکھتے جا رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں زنان خانے کی سیڑھیاں چڑھے، وہ دائیں ہاتھ پر بنے کمرے کی چڑی دیوار کی چڑچڑاہٹ آواز سے کھلتا، اسی کی آواز سے بند ہو جاتا تھا۔ ارمغان کا دلے آیا، خوبصورت سادہ جوڑا پہنے اسے ملنے آئی تھی۔ دل مسکرایا اور انیسہ کو گہری نیند میں چھوڑے وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد ایک بار پھر راہداری میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ چلتی وہ رسوئی میں داخل ہوئی۔ رسوئی خانے میں گہرا اندھیرا چھایا تھا، باہر کھڑکی کی جانب چلی آئی۔ باہر ہر سو اندھیرا تھا اور خاموشی تھی، گہری خاموشی، بہت راز چھپائے سناٹوں میں دبی۔ نہ جانے کیا ہونے والی تھی، نہ جانے کیا بات کرنی تھی انہوں نے۔ دماغ میں مختلف سوچیں ڈیرے جمائے ہوئے تھے اور باہر لان کی جانب آنکھیں سکیڑے دیکھ رہی تھی جہاں کوئی ہیولا ادھر ادھر چکر کاٹتا نظر آ رہا تھا۔ اسے توجہ ہوا کہ باہر ارمغان تو نہیں، کچھ سوچے مڑنے ہی والی تھی کہ پشت پر کسی نے ہاتھ بدن پر کپکپاتی
कपकपी छाने लगी। नजरें उठाकर उसने देखा उलान की जानिब बढ़ा। वहां कोई ह्योला न था, मतलब वो अरमगान ही था, और वो वही अंदर। उसके आगे वो कुछ न सोच पाई। दिमाग में तूफान चलने लगे और उसके पीछे अरमगान ने उसके सर से दुपट्टा उतारा तो वो होश में आई। एक झटके से खुद को उसके मजीद कैसे आज़ाद किए, वो बगैर उसकी जानिब देखे उसे संभलने का मौका दिए वहां से सरपट दौड़ी और इधर उधर आगे पीछे वो कहीं देखने की जहमत नहीं। अरमगान की मोहब्बत रात के इस पैर तन्हाई में बुलाकर अपने हवस पूरी करने की हद तक की थी, तो उसे ऐसी मोहब्बत पर अंगेजा पमीर खान लानत भेजती है। पूरी रात उसने सकते हुए गुजारी थी। गुजरे बरस उसकी मोहब्बत, उसके अल्फाज, ये रात उसे बार बार सब याद आ रहा था, ज़हन होला रहा था। उसने पलवशे के हाथों ये पैगाम पहुंचाया था कि अंग्रेज़ी को लान में आना है। पता नहीं पलवशे ने उसे पैगाम पहुंचाया भी था या नहीं। उसे अंग्रेज़ा ने फौज में जाने की बाबत बात करना थी, ये फैसला कर चुका था, मगर अंगेज़ा को आने वाले हालात के लिए तैयार करना था। वो जानता था कि अंगेज़ा की मालिकन है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए वो खुद उसे सब के लिए तैयार करना था। चाहता था कि पिछले 10 मिनट से इधर उधर टहलता उसका इंतज़ार कर रहा था, मगर खासी देर के बाद वो ना आई तो बेचैनी होने लगी और उसने उसके कमरे में जाने का फैसला किया। वो दबे पाँव अंदर आया, ऊपर की जानिब बढ़ने ही वाला था कि रसोई की खटपट की हल्की सी आवाज़। वो रसोई की जानिब चलाया। रसोई के दरवाजे पर कुछ फासले पर अंधेरा खड़ा। जब अंधेरे में कोई ह्योला रसोई से निकलकर दूसरी जानिब दौड़ता नजर आया, वो परफ्यूम से अंदाजा लगाया जाए तो दौड़ने वाला वजूद लड़की थी। वो यूं क्यों दौड़ी, अंदर क्या हुआ? वो फौरन अंदर आया, स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। पाल में रसोई में दिन सा छा गया था। तभी वो उसे कोई वजूद जमीन पर उड़ता नजर आया। तुम यहाँ? अरमगान की गरजदार आवाज़ तो जमीन से उड़ते वजूद फटी की फटी रह गई थी और इसमें उसके हाथ का दुपट्टा। सब समझ गया था कि एक लम्हा लगा था।